अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। आज मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो। मैं बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा जिसमें केजी से लेके 5 तक उनके लिए हर चीज़ फ्री होगी। स्टूडेंट्स के लिए बुक्स, ड्रेस, हर चीज़ उनके लिए फ्री होगी और हर फैसिलिटी होगी। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। आपको बस इतनी हेल्प करनी है कि आपका ये थंब है, इसे प्रेस करोगे सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। आज मैं आपको सीएसएस के कुछ स्टूडेंट्स के सवाल जिनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री हम किस तरह से पढ़ें और किस तरह से कवर करें, किस तरह से कितने दिनों में पेपर किस तरह से होता है, एक सवाल कितने पेजेस पर लिखना होता है। और सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री को हम किस तरह से कंप्लीट याद करें। देखो, सबसे पहले जितने दिनों में मैंने इस चैनल पर एक एक वीडियो बनाया है, टोटल वीडियो पाकिस्तान अफेयर्स के कितने बनते हैं, आप जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, गिनो, नंबर्स लगे हुए हैं। उतने दिन आप पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ो। जितने दिन मैंने वीडियो बनाए हैं, जितने वीडियो हैं, उतने दिन आप मेहनत करो। पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा सवाल है पेपर। एक सवाल 4 पेजेस पर आपको लिखना होता है। एक क्वेश्चन जो कि सीएसएस में पूछा जाता है वो 4 पेजेस पर उसका आंसर करना होता है। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। द evaluate the evolution of separate Muslim identity in the subcontinent। अब ये देखो, इसमें मेरे हिसाब से इसमें पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री आ गई। एक क्वेश्चन में पूरी हिस्ट्री, समझ गए। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा। और किस तरह से पढ़ना होगा, आप अपनी तरफ से भी मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है और किस तरह से आप पढ़ते हैं। तो नोट्स उसके बाद खुद ही बन जाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। तो रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में मैं इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओ, इंग्लिश एसेस मैंने लिखे हैं, बनाए हैं। सबसे पहले 3 तरह के इंग्लिश एसेस होते हैं। पहले नंबर का एसे होता है 10 और 12th क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे होता है सिंपल इंग्लिश। दूसरे नंबर पर बीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा एडवांस लेवल पर ऐसे होता है। उसके बाद डायरेक्ट आता है सीएसएस इंग्लिश ऐसे, जो कि सेम वर्ड, सेम चीज़ें, सेम स्ट्रक्चर, बस फर्क जो होता है सीएसएस और बाकी ऐसे में, वो फर्क ये होता है वोकैब, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर एंड कामा, फुल स्टॉप स्ट्रक्चर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है, 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है सीएसएस का। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखनी होती है। डेफिनेशन के बाद थोड़ी बहुत उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट जहाँ नीचे हम जो बताएंगे थोड़ा वो एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद लास्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट में लास्ट में 2, 3, 4 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये ऐसे अब किस डायरेक्शन में हम लिखेंगे, क्या क्या ऐसे में नीचे हम लिखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। तो उसके बाद आता है इस्लामिक स्टडी। अब इस्लामिक स्टडी को आप किस तरह से करें। देखो, इंग्लिश का इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैंने इंग्लिश में
एक ऐसे का लेक्चर दिया, इंग्लिश ऐसे का मैंने लेक्चर दिया। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर इंग्लिश पे चलता है और मैं यहाँ पर उर्दू में बोलता हूँ। तो उन वर्ड्स जो मैं बोलता हूँ, अगर आप उन वर्ड्स को कैच करके अगर उर्दू में भी लिखते हैं, बाद में उस इंग्लिश को देखते हैं, मैच करते हैं। मेहनत तो जरूर करनी है हर इंसान को, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। ये तो एक फर्स्ट मेहनत, सबसे पहली टिप ट्रिक से कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको टाइम और मेहनत, ये दोनों जरूरी हैं किसी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए। टाइम और मेहनत, टाइम का मतलब है कि उसको टाइम दो। दूसरे नंबर पर मेहनत, ये स्मार्ट वर्क टिप ट्रिक से ये कुछ नहीं होती। बड़ी चीज हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है। ठीक है, कोई चालाक है, कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। ये है कि वो चीजें कवर करनी चाहिए, वो चीजें पढ़नी चाहिए जो ज्यादातर पूछी जाती है, जिसकी इम्पोर्टेंस कुछ ज्यादा होती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जब आप, मैं जिस तरह से इस चैनल पर ऐसे लिखता हूँ, सिंपल इंग्लिश में देता हूँ, जैसे कि 10-12 बीए स्टूडेंट्स, और सीएसएस वाला मटेरियल भी उन एसएस में एक दो ऐसे मैंने ऐसे लिखे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सब कुछ मैंने बहुत ऐसे लिखे हुए हैं इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सीएसएस वाली इंग्लिश भी यूज की है और बेसिक इंग्लिश भी, सिंपल इंग्लिश भी यूज की है। किन ऐसों बहुत से ऐसे ऐसे लिखे हैं जिनमें सिंपल इंग्लिश है, बहुत से ऐसे ऐसे भी लिखे हुए हैं जिनमें एडवांस इंग्लिश यूज की है। तो मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में यहाँ पर आता है, तो मीनिंग आपको जो मैं बताता हूँ वो आप लिखते जाएंगे ना अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में, तो हिंदी में, सिंधी में, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको किस तरह से करना है। बाकी आप कमेंट करेंगे, कमेंट में आपको मैं बताऊंगा कि एडवांस इंग्लिश किस तरह से लिखते हैं उसमें, और सिंपल इंग्लिश में क्या क्या फर्क और चेंजेस होती हैं। और इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप गौर करके वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपको तकरीबन 15 दिन लगेंगे ये सब कुछ समझने में। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। टाइम और मेहनत, हार्ड वर्क जरूरी है, टाइम देना जरूरी है। तो मैं जो ये सिंपल ऐसे देता हूं, अगर ये आपने कंप्लीट कर लिए, ये मेरा एक वीडियो है ऐसे कंप्लीट, जो भी सीएसएस में ऐसे आते हैं, सवाल आते हैं, इन एसेस में से आपको इतनी नॉलेज होगी, नॉलेज इतनी होगी कि आप हर चीज इंग्लिश में लिख लेंगे। ये ऐसे मैंने इसलिए दिए हैं कि आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए 100% इंप्रूवमेंट आएगा इन ऐसे को जो कंप्लीट लिखेगा। ठीक है, उसके बाद इस्लामिक स्टडी आती है। इस्लामिक स्टडी में हम लिखते हैं इस्लामिक स्टडीज के टोटल मेरे हिसाब से 12, 13, 15, कम से कम 20 टॉपिक होंगे जो हमें याद करने चाहिए, लिखने चाहिए। और वही टॉपिक हैं, उनसे ज्यादा इस्लामिक स्टडी का जो लेक्चर है, जो मतलब के सब्जेक्ट है, वो बहुत ही छोटा है। उसमें नमाज, ज़कात, हज, इनका शॉर्ट ऐसे मैं दूंगा इस, और पहले मैंने अपलोड कर भी दिए हैं बहुत से लेक्चर। डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इस्लाम, ये आप वर्ड्स को देखकर कब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इतनी मुश्किल चीजें नहीं होती। देखो, डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इस्लाम, इसका मतलब है इस्लाम में कौन सी ऐसी इस्लाम के अंदर चीजें हैं जो दूसरे मजहब से उनको अलग करती हैं। देखो कितनी सिंपल चीजें हैं, बस सिर्फ डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इस्लाम को देखकर आप कंफ्यूज हो गए, पता नहीं ये क्या है। नहीं, अगर हम यूट्यूब पर आप हमारे वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टॉपिक आता है। उसके अंदर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की पूरी लाइफ होती है, पर पूरी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको लगेगी कि इतनी बड़ी लेंथ, इतनी बड़ी हम कैसे लिखेंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं अभी आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो
सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी किस तरह से गुजारी, हमें क्या क्या सिखाया, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया और बताया भी। तो सबसे पहले इसमें आता है होली प्रॉफिट पीस, सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में सबसे पहले आता है एज ए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कि एक आम शख्स घर में दोस्तों के साथ बाहर किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी। उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज ए पीस मेकर, एज ए एजुकेटर, एज ये 5-6 लफ्ज हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत हमें बतानी होती है, इससे ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। देखो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज ए डिप्लोमेट, डिप्लोमेट का मतलब ये है कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे इलाकों में दूसरी जगहों पर खत लेके खुद विजिट किया, उनसे बात की, अपने आप से कनेक्ट किया। जैसे आज मुल्क में डिप्लोमेट होते हैं जिसको हम फॉरेन मिनिस्टर्स कहते हैं, फॉरेन अफेयर्स का जो मिनिस्टर होता है पाकिस्तान का भी है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं अपने मुल्क की तरफ कि हमारे मुल्क में आओ, इन्वेस्ट करो, ये वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिप्लोमेट यही था कि वो मक्का की तरफ हर किसी को दावत देते, आओ इस्लाम कबूल करो, इस तरह से। और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ पीस मेकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में हर जगह में हर इलाके में किस तरह से पीस अमन करवाया। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। अगर आप बैठ कर टाइम देंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है जनरल साइंस और एबिलिटी। जनरल साइंस और एबिलिटी के टोटल 31 मतलब कि 30-31 टॉपिक्स हैं। अब देखो 30 टॉपिक्स हैं, 15 हैं जनरल साइंस के और 15 हैं एबिलिटीज के। अब यहां पर आप समझो कि मुश्किल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं 2 मिनट। ये बुक है, ठीक है, जनरल साइंस और एबिलिटी। यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, जनरल साइंस का पेपर 1 है, जनरल साइंस एबिलिटी का अलग है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है, उसमें क्या क्या आता है, ये एक बार लिख कर हम याद कर लेंगे अपनी लैंग्वेज में। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या चीजें चाहिए, क्या समझ नहीं आ रहा, किस तरह से इसके नोट्स बनाएं। ये देखो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उल्टा आएगा क्योंकि फ्रंट कैमरा चल रही है। तो उसके बाद बिग बैंग थ्योरी क्या थी, मतलब ये यूनिवर्सल है, ये कायनात किस तरह से वजूद में आई और किस तरह से अभी चल रही है, क्या है ये साइंस की जो बेसबाजी चल रही है। गैलेक्सी क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट्स क्या है, ड्राफ्ट प्लैनेट्स क्या है, मून, सोलर सिस्टम, ये तो टॉपिक्स है। तो कॉमेट, कॉन्स्टलेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिर इसके एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर जियोग्राफी आता है, जियोग्राफी में अर्थ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, टेक्टोनिक प्लेट, मिनरल्स, रॉक्स, रॉक साइकिल, लैटिट्यूड, लेगिट्यूड, अर्थ रिलेशन, रिवोल्यूशन, रोटेशन, ये सब टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आप एक बार इनको याद कर लें, थोड़ा माइंड में बिठा लें, फिर एबिलिटी पर काम करें, क्योंकि एबिलिटी में थोड़ी बहुत मैथ आती है, वो भी मैथ इतनी मुश्किल नहीं है, मैं आपको वो मैथ कवर करवाऊंगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस आती है जिसमें बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये थोड़ी बहुत इसके टॉपिक्स आते हैं, और कोई बड़ी इतनी मुश्किल नहीं है। तो सब कुछ अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, ये छोटा लेक्चर है आपको गाइड करने के लिए। तो इसमें पेपर्स में आप लिखते हैं, अब जब आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि एक टॉपिक हमने पढ़ा, फिर उसकी आउटलाइन टॉपिक्स की अपनी तरफ से किस तरह से बनाएं। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, उसकी आउटलाइन बना सकते हैं आप, एक एक वर्ड की, या थोड़ा डिटेल में नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिखा है, अभी ऐसे लिखा है, जो कि कल इंशाल्लाह वो अपलोड होगा, पॉवर्टी इन पाकिस्तान, इसके काज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन, ये मैंने ऐसे लिखा है, ये आपको कल मिलेगा इंशाल्लाह।
तो इसमें मैंने देखो आउटलाइन में लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इलिटरेसी, एजुकेशन नहीं इलिटरेसी। तो ये क्या हुआ आउटलाइन, इनइक्वलिटी, लेक ऑफ एजुकेशन, ये आउटलाइन है। अभी इन्हीं आउटलाइंस को ऐसे के इंट्रोडक्शन में भी लिखा जाता है। आउटलाइंस को उठाया, इंट्रोडक्शन में लिखा, फिर नीचे थीसिस स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि किस तरह से हम ये नीचे ऐसे आगे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में हम उसके काज लिखेंगे कि काज क्या था। काज तो हमने बता दिया, काज ये था जिसकी वजह से गरीबी हो रही है पाकिस्तान में, वो काज ये है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आप एक आउटलाइन बना लें, ठीक है, लिखें अनएम्प्लॉयमेंट, लिखूंगा काज और अफेक्ट्स में। और देखो अभी आप आउटलाइन बनाई, आउटलाइन में सबसे पहले आपने लिखा अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इन पाकिस्तान, काज अफेक्ट एंड सॉल्यूशन। ये कम्प्लीकेट क्या है टॉपिक है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने लिखा अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आपने लिखा लेक ऑफ एजुकेशन। ये दो आपने क्या लिखे आउटलाइंस लिखी। नीचे आपने बहुत और भी आउटलाइंस लिखी। तो सबसे पहले आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप थोड़ा बहुत डिटेल में लिखना चाहते हैं आउटलाइन अपने आप को याद करवाने के लिए या खुद याद करने के लिए, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट लिखकर उसके साथ एक सेंटेंस लिख लें। वो सेंटेंस क्या होगा, आप खुद याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट साइड में लिखें, बेरोजगारी की वजह से गरीबी बढ़ती है क्योंकि रोजगार नहीं होता, वो अपने खाने पीने घर फैमिली के लिए किस तरह से कमाई करे, किस तरह से खाना पीना खरीद करेगा क्योंकि वो बेरोजगार है। फिर लेक ऑफ एजुकेशन के साथ आप एक लाइन लिखें, फिर वो आपको कागज में काम आएगी। लाइन्स वही लाइन्स आपको फर्स्ट पैराग्राफ में उसके साथ एक एक वर्ड के साथ लिखनी होती है। देखो लेक ऑफ एजुकेशन, तालीम नहीं होती तो अच्छी जॉब नहीं मिलती, अच्छी जॉब नहीं मिलती तो वो कमाई नहीं कर सकते, तो वो गरीबी में ही रहते हैं, तो वो बड़े ऑफिसर नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एक एक वर्ड की आउटलाइन बनाएं या उनके साथ एक एक सेंटेंस अटैच करते जाएं। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग स्टार खान हैक।